दोस्तों ये कहानी है 2015 की। 2015 तक मीडिया एक्सपोजर के थ्रू आईपीएस एक ऐसा ब्रांड बन चुका था जिसे लोग सीरियसली लेने लगे थे और इस वजह से जो टीम थी वो भी काम में काफी बिजी रहने लगी थी। और गौरव तिवारी तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट पर थोड़ा ज्यादा ही बिजी हो गए थे। वो अपनी डिमांडिंग और अनयूजुअल प्रोफेशन और अपनी फैमिली लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि उनकी फैमिली उनके करियर चॉइसेस से पूरी तरीके से खुश नहीं थी। इसी दौरान उनकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी और गौरव की शादी अगले साल 28 जनवरी को होने वाली थी। और उस दौरान पर गौरव के लिए हर इन्वेस्टिगेशन में फिजिकली मौजूद होना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका था। तो अब क्या होने लगा था कि गौरव तिवारी कहीं और होते थे और अपनी टीम को कहीं और भेज दिया करते थे फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब गौरव सर की जो टीम थी वो भी इतनी काबिल थी और गौरव को भी इनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब कोई सी भी इन्वेस्टिगेशन होगी मेरी टीम उसको हैंडल कर सकती है। अब इस पूरे फेज में एक इंसिडेंट होता है जिसमें मेघना, सिद्धार्थ, साथ में रित और मोहन भी शामिल होते हैं। मेघना टीम की सबसे लेवल हेडेड मेंबर थी। सिद्धार्थ थोड़ा शाई और क्वाइट था। रित जो आज रेडियो जॉकी है उस वक्त नया नया मुंबई शिफ्ट हुआ था, कॉलेज में पढ़ भी रहा था और अपने कूल नेचर और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता था। मोहन ग्रुप का थिंकर था। सिद्धार्थ जितना शाय तो नहीं लेकिन उसकी तरह क्वाइट जरूर था। वो एविडेंस भी कलेक्ट करता था और उसके तरीके काफी यूनिक होते थे। आज के टाइम में मोहन नेवी में काम करता है और साल के सिर्फ 6 महीने के लिए अवेलेबल होता है फॉर दीज टाइप ऑफ केसेस। अब एक दिन मेघना को अपनी एक एक्स कलीग की कॉल आती है जिसमें उसने आईपीएस टीम से रिक्वेस्ट करी कि साउथ मुंबई में उनकी आंटी का घर है। मेघना ने उस लेडी से बात करी और उसे पता चला कि पिछले कुछ सालों से उस पुराने अपार्टमेंट में अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मेघना ने डिसाइड करा कि एक बार वहां पर जाते हैं, घर में आंटी से मिलते हैं और उनके साथ मिलकर बात करते हैं। एंड देन वो फोन रखती है एंड मोहन, रित और सिद्धार्थ को कांटेक्ट करती है। सिद्धार्थ कॉन्फ्रेंस पे सजेस्ट करते हैं कि गौरव सर को भी बुला लेते हैं, वो भी शाम तक आ जाएंगे। मेघना बोलती है नहीं उनको मत बुलाओ, वो अभी काफी बिजी चल रहे हैं, उनको जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दो और हम पूरी टीम ही चलती है और हम ही संभाल लेंगे पूरा केस। अब समय शाम के 5:30 हो रहे होते हैं। मेघना ने अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने की परमिशन ले ली। शाम के लगभग 8 बजे वो सब मुंबई के अलग अलग पार्ट से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो साउथ मुंबई की कोई पॉश अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं थी। काफी सालों पहले जब देश के बाकी हिस्सों में फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट अभी आम नहीं था, तब मुंबई ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन में आगे थी और ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग उसी दौर की लगती है। नए और फैंसी बिल्डिंग्स के बीच ये बिल्डिंग ऐसे लग रही थी जैसे किसी पुरानी हॉरर मूवी से उठकर यहाँ रख दी गई हो। और पवार फैमिली जिनसे मेघना और उसकी पूरी टीम मिलने आई थी वो इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहते थे। मेघना अब उस फ्लोर के बाहर खड़ी है। वो दरवाजे पर एक बार बेल बजाती है, सामने से कोई नहीं आता और फिर 2, 3, 4 ऐसे बार बार बेल बजानी पड़ती है एंड देन जाके दरवाजा खुलता है। सामने जो मेघना की दोस्त थी उनकी आंटी मिसिस पवार खड़ी थी जो कि अर्ली 60s थी, एक काफी बूढ़ी औरत। उन्होंने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करा, उनको अंदर बुलाया और फिर ड्राइंग रूम में बिठाकर उनको चाय ऑफर करी। बिल्डिंग चाय पुरानी और खराब हालत में थी लेकिन फ्लैट काफी अच्छे से मेंटेन किया गया था। मेघना जानती थी कि मिसिस पवार के पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। पहले फैमिली का बिजनेस था जो बाद में फेल हो गया और उनके बेटे अंकित ने फिर एक जॉब शुरू कर दी। वो बैंड्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स में एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे और थोड़ी देर में ही घर वापस आने वाले थे। मेघना बोलती है कि अंकित के आने का वेट करते हैं, तो मिसिस पवार बोलती है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं। वो बताती है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स होते थे लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होते थे, बहुत रेयरली होते थे, बट अभी कुछ हफ्तों से ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। जब से इन्होंने इस घर को बदलने यानी कि शिफ्टिंग करने का डिसीजन लिया है तभी से यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स बहुत अजीब और बहुत डरावने होने लग गए हैं। मिसिस पवार ने बताया कि एक रात अंकित सोफे पे बैठकर मूवी देख रहा था। उसकी माँ, बीवी और बेटे सब सो चुके थे। लगभग रात के 2 बज रहे होंगे और उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी। शाम को वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जो उसने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। अचानक से उसे रियलाइज होता है कि लैपटॉप वहां पर नहीं है। उसे पता था कि वो थोड़ा सा टिप्सी हो सकता है ड्रिंक की वजह से, लेकिन वो पूरी तरीके से होश में था और उसे क्लियरली याद था कि लैपटॉप टेबल पर ही रखा था। उसने उठकर पूरा घर छान मारा, यहाँ तक कि बेडरूम में भी देखा, जबकि उसे यकीन था कि लैपटॉप तो वहाँ हो ही नहीं सकता। जब वो वापस आया तो लैपटॉप फिर से डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ था। अब ये किस्सा सुनते ही जो रित था वो बोल पड़ता है अपॉर्शन और एस्पॉर्शन। अब मिसिस पवार रित को देखते हुए बोलते हैं कि हाँ भाई क्या मतलब है इस बात का। तो रित बताता है कि अपॉर्शन यानी कि चीजों का गायब हो जाना और एस्पॉर्शन यानी कि उन्हीं चीजों का वापस से वहीं पर दिख जाना, और ये पैरानॉर्मल की दुनिया में काफी कॉमन चीज है। अंकित ने अगली सुबह ये इंसिडेंट अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करा लेकिन उसकी फैमिली ने इसे अल्कोहल का असर बता दिया। हो सकता है अंकित ने भी कह दिया, क्योंकि अंकित भी ये प्रूव नहीं कर सकता था क्योंकि ऑलरेडी ड्रंक था, तो उसको भी ऐसा लगा कि शायद ये
दारू की वजह से ही हुआ होगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में अंकित के साथ चीजें और बढ़ने लगी। उसके गाड़ी की चाबी के साथ होने लगी। अक्सर वो गाड़ी की चाबी जहां रखता था, अंकित को वो गाड़ी की चाबी वहां मिलती ही नहीं थी। एंड देन हर जगह ढूंढने के बाद वो गाड़ी की चाबी अचानक से वहीं मिलती थी। एक दिन तो उसको अपने ऑफिस में कॉल करके बोलना पड़ा कि सर आज मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। पूरे घर में छानबीन करी, हर जगह हर कोने में। अंकित भी कर रहा है, उसकी वाइफ भी कर रही है, उसकी माँ, हर जगह इन्होंने गाड़ी की चाबी ढूंढी। एंड देन पता है गाड़ी की चाबी कहाँ मिली? अंकित की गाड़ी के अंदर। जबकि उसे अच्छे से याद था कि कल रात को गाड़ी की चाबी ऊपर लेकर आया था और वहां पर वो गाड़ी की चाबी रखी थी। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अफेक्ट करने लगी। लेकिन एक रात जो हुआ उसने उसे पूरी तरीके से डरा दिया। सुबह होने से थोड़ी देर पहले वो एक झटके के साथ उठ गया क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। आधी बंद आंखों के साथ वो ड्राइंग रूम के पास रखे फ्रिज की तरफ चल दिया। ड्राइंग रूम की दीवार पर उसके पापा की एक बड़ी सी फ्रेम्ड फोटो लगी हुई थी। अंकित ने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। इतनी खामोशी थी कि उसे सिर्फ पानी निगलने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी जो कि ड्राइंग रूम से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार पर थप थप कर रहा हो। उसे लगा ये उसकी वाइफ या उसका बेटा नहीं हो सकते क्योंकि दोनों कमरे में सो रहे थे। क्या ये उसकी माँ हो सकती है? अंकित ड्राइंग रूम में गया और लाइट को स्विच ऑन करा और उसी एग्जैक्ट सेकंड में उसके फादर की जो फ्रेम्ड फोटो थी नीचे गिर पड़ी और शीशे टूटकर बिखर गए। ये सुनते ही रित वापस बोल पड़ा, ये एक ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी जो इनके मेन दरवाजे की डोरबेल होती है वो बज जाती है। मिसेस पवार कहती है कि शायद अंकित आ गया होगा। जाके दरवाजा खोलती है तो अंकित अंदर आता है। अंकित थोड़ा सा थका हुआ भी था और थोड़ा सा डरा हुआ भी था। थका हुआ इसलिए क्योंकि वो ऑफिस से घर वापस आ रहा था और डरा हुआ इसलिए क्योंकि वो घर वापस आ रहा था। अब मेघना और पूरी टीम अंकित से मिलती है एंड देन अंकित भी इनके साथ डिस्कशन में शामिल हो जाता है। मेघना आगे पूछती है कि आपकी वाइफ और आपके बेटे नहीं दिख रहे? तो अंकित बताता है कि हाँ, मैंने अपनी मतलब ये सब जो चल रहा है ये बहुत ज्यादा डेंजरस और रिस्की है, तो इसलिए मैंने अपने बेटे और अपनी वाइफ को अपने इन लॉज के घर नागपुर में भेज दिया है। मेघना बोलती है कब? तो अंकित बताता है आज सुबह ही, कल रात के इंसिडेंट के बाद। अंकित ने आगे बताया कि पिछली शाम फैमिली ने एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया था। कुछ हफ्तों पहले ही सबर्ब्स में नया फ्लैट लेगा जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है और नया फ्लैट लेने के बाद भी उनके पास अच्छी खासी अमाउंट बच जाती। उसने ये सब फैमिली से डिस्कस करके प्रॉपर रिसर्च करने के बाद डिसाइड करा था। इस डिसीजन के बाद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगी थी, लेकिन अब तक सिर्फ अंकित ही था जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन पिछली शाम एंटिटी ने घर में मौजूद सारे लोगों को क्लियरली दिखा दिया कि वो इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। अंकित ने जब ये पूरा डिसीजन अपनी माँ को बताया कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो माँ ने भी बोलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकित, बल्कि अच्छा डिसीजन है। लेकिन उन्होंने जैसे ये बोला घर की लाइट अचानक से चली जाती है, पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। जो अंकित की वाइफ होती है वो एक टॉर्च लेती है एंड देन उसी के सहारे वो स्विच बोर्ड तक जाती है और देखती है स्विच बोर्ड में जो स्विच होता है लाइट का वो बंद था। वो बोलती है कि अरे स्विच तो बंद था, तो वो ऑन कर देती है। वापस आ जाती है। वापस से सब रूम में ऐसे खड़े हैं कि वापस से लाइट फिर से बंद और इन्हें आवाज सुनाई दे रही है स्विच बोर्ड के ऑफ ऑन होने की। लाइट भी बार बार जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। हर किसी के अंदर डर का एक अजीब सा एहसास था। हर कोई एक दूसरे को पकड़ के खड़ा हो गया और फिर एकदम से हर जगह अंधेरा हो जाता है। एंड देन इन्हें बहुत क्लियरली एक आवाज सुनाई देती है। आवाज क्या कहना चाहती थी ये इन्हें किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि आवाज कुछ तो इनसे पूछना चाहती थी। लेकिन ये जरूर पता है कि अब इनके अलावा भी कोई और है जो इन्हीं के घर में इन्हीं के साथ रह रहा था। वो पूरी रात ये पूरी फैमिली एक होटल में गुजारती है और सुबह अंकित ने इंश्योर किया कि उसकी वाइफ और बेटा नागपुर चले जाएं। इस केस का मेघना पर भी एक अजीब सा असर हुआ जिसे वो आज तक पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। जब टीम रेसिडेंस की तरफ बढ़ रही थी, मेघना को अचानक से तेज हेडेक होने लगा और एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मेघना ने फैमिली से पूछा कि क्या वो उन्हें हॉटस्पॉट्स दिखा सकते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर उन्होंने सबसे ज्यादा एक्टिविटीज महसूस करी थी। और जब टीम अपना इक्विपमेंट अनपैक करने लगी तो उन्होंने पहले पूरे घर में EMF रीडिंग्स ली जो बिल्कुल नॉर्मल थी और किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं था। मोहन ने अंकित से कहा कि अब तक एंटिटी सिर्फ उसी के साथ अपने तरीके से कम्युनिकेट कर रही थी और कल रात का इंसिडेंट एक एक्सेप्शन था, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि अंकित इस EMF सेशन में उनकी मदद करे। अब टीम ने 2 EMF मीटर्स लगाए ताकि वो इंश्योर कर सके कि आगे अब जो भी एक्टिविटीज हो वो किसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की वजह से नहीं हो बल्कि प्रॉपर एंटिटी की वजह से हो। और अंकित को कहा गया कि वो एंटिटी से बात करे जबकि IPS टीम ऑब्जर्व करेगी। हिम्मत जुटाकर अंकित ने कहा कि जो भी यहाँ पर है वो उससे बात करना चाहता है, उसे
उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस इस बात से मिला कि इस देश के बेस्ट और पहली ऑर्गेनाइज्ड पैरानॉर्मल टीम उसके साथ थी। पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद ईएमएफ मीटर्स में स्पाइक्स दिखने लगे। अंकित डर के मारे कांपने लगा और पीछे हट गया। अंकित की माँ को तो उसके नेबर के घर में रात बिताने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बूढ़ी थी और इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से उनकी हेल्थ पर असर पड़ सकता था। मेघना के कहने पर अंकित बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो लेफ्ट ईएमएफ मीटर को कुछ सिग्नल दो, और अचानक से लेफ्ट ईएमएफ मीटर के सिग्नल बढ़ जाते हैं, जिससे ये तो कहीं ना कहीं श्योर हो गया था कि इस घर में एक सुपर नेचुरल एंटिटी मौजूद है। अब मेघना ने फोटोज लेना शुरू किया। रित और मोहन किचन की तरफ गए, जबकि मेघना और सिद्धार्थ बेडरूम इन्वेस्टिगेट करने चले गए। सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश भी करी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लाइट्स फ्लिकर करने लगे और पूरा कमरा अंधेरे से भर गया, जैसे कि मानो उन दोनों के लिए इस बार एंड नजदीक आ गया हो। लेकिन ये दोनों जानते थे कि ऐसे माहौल में एंटिटीज और ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करती है। ईएमएफ मीटर में काफी कॉन्टिन्यूसली स्पाइक आए जा रहे थे और सिद्धार्थ ने ईवीपी भी ऑन कर दिया था ताकि बाद में वॉइस एनोमलीज एनालाइज की जा सके। उसने पूछा, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? अंधेरा और गहरा होता गया, यहाँ तक कि लाइट्स फ्लिकर करती हुई भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक तेज और बदबूदार स्मेल आई, जैसे सड़े हुए अंडों की। हमें बताओ, मेघना चीखते हुए बोलती है। मेघना कैमरा उठाकर हर जगह फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेघना को महसूस होता है जैसे मानो किसी ने उसके हाथ पे बहुत जोर से मारा और कैमरा उसके हाथ से नीचे गिर गया। एंड देन वापस से लाइट्स ऑन हो जाती है। अंधेरा गायब और साथ में स्मेल जो थी वो भी गायब हो जाती है। सिद्धार्थ ने फिर दरवाजा ट्राई किया और इस बार वो खुल गया। दोनों जल्दी से बाहर निकले। रित और मोहन से मिले और उन्हें सब कुछ बताया। रित ने कहा कि ईवीपी रिकॉर्डर प्ले करो। ईवीपी में आवाज बिल्कुल क्लियर कैप्चर हुई थी। एंटिटी ने कहा था, डोंट सेल द हाउस। ये एक क्लास ए ईवीपी था, जो कि काफी रेयर होते हैं। इतनी क्लैरिटी के साथ कोई आवाज कैप्चर होना ये कोई आम बात नहीं थी। रित ने कहा कि यही हॉन्टिंग की वजह है। उसने भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करी थी और हैवी फुटस्टेप्स सुने थे जब वो पानी पीने किचन जा रहा था। अब मेघना अंकित से पूछती है कि इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है, उनका परिवार कब यहाँ आया और उनसे पहले यहाँ कौन रहता था। अंकित थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि बात कहाँ जा रही है, इसलिए उसने सच बताया। दरअसल वो लोग फ्लैट के फर्स्ट ओनर थे, लेकिन जिस प्लॉट में बिल्डिंग बनी थी ये भी अंकित का ही था। सालों पहले जो अंकित के एंसेस्टर्स थे उनके पास पैसों की कमी थी, तो उन्होंने बिल्डर्स को ये जमीन बेच दी। यहाँ पर एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करी और उस बिल्डिंग का एक फ्लैट इन लोगों को मिल गया था। अंकित के पापा उस जगह से बहुत इमोशनली जुड़े हुए थे। वही उनका जन्म, वही बचपन और पूरी जिंदगी गुजरी थी। घर बेचना उनके लिए एक बड़ा इमोशनल ट्रॉमा था, लेकिन उस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वो कभी भी वहां से जाना नहीं चाहते थे और ना ही चाहते थे कि उनकी वाइफ और बेटा वहां से जाए। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, यही मेरा घर है, कहीं मत जाना, मैं भी यहीं रहूंगा तुम सबके साथ। और यही हुआ। अंकित के पापा की स्पिरिट इस पूरे घर को छोड़ के जा ही नहीं पाई। मरने के बाद भी वो इस घर में मौजूद थी। वो हमेशा अपने घर वालों के ऊपर नजर रखते थे और कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाने की कोशिश भी करते थे। लेकिन जब अंकित ने इस घर को बेचने का फैसला लिया तो उसके पापा की स्पिरिट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड देन वो और ज्यादा एक्टिव हो गई और बार बार अपनी नाराजगी, अपनी प्रेजेंस फील करवाने लगी। आईपीएस टीम सुबह जल्दी वहां से निकलकर अपने अपने घर पहुंच गए और थोड़ी देर के लिए अच्छे से नींद ली। सिद्धार्थ शाम को उठा और अपने रूम में पोस्ट इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया। वो वॉइस एनोमलीज एनालिज कर रहा था और हेडफोन्स पहने हुए था और तभी उसके दरवाजे पे बड़ी जोर से नॉकिंग हुई। दरवाजा खोलने पर सिद्धार्थ की मॉम सामने खड़ी थी और उन्होंने पूछा। मॉम पूछती है कि यहाँ और कौन है? सिद्धार्थ बोलता है, कोई भी नहीं, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मैंने क्लियरली यहाँ पर किसी औरत की आवाज सुनी थी। सिद्धार्थ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आपको ऐसे लगा होगा। मम्मी भी चली जाती है। सिद्धार्थ वापस अपने काम करने लगा है एंड कुछ ही मिनट्स बाद उसने एक्चुअली किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी। वो उठकर आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। फिर वो वापस कुर्सी पर बैठा ही था कि उसे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज बहुत क्लियर थी। अगले ही पल उसके वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल गया। तब उसे समझ आ गया था कि रूम में कोई तो प्रेजेंस है। शायद वो उसके साथ वहां तक आ गई थी। उसने ईवीपी सेशन करके कंफर्म किया और पूछा, क्या यहाँ मेरे साथ कोई है? एनोमली में जवाब यस जैसा लगा। लाइट बंद हो गई और अपने आप चारों तरफ हवा का घेरा महसूस हुआ, जबकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। एनर्जी नेगेटिव लग रही थी। सिद्धार्थ इसे महसूस कर पा रहा था। फिर हवा
भारी सी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई जो उसे बेचैन कर रही थी। तब सिद्धार्थ का फोन बजता है। मेघना का कॉल था। वो घबराई हुई आवाज में बोली, सिड मुझे कुछ बहुत बुरा मिला है। मेघना ने बताया कि हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी भी तस्वीरें खींची थी मैं उनको अच्छे से देख रही थी और जिन जिन तस्वीरों में तुम थे, सिद्धार्थ था, उसके पीछे कुछ तो गोट जैसा यानी कि बड़े बड़े सींग और गोट के चेहरे जैसा मैनिफेस्ट हो रहा था और इसका मतलब है एक डेविल। सिद्धार्थ ये सुनते ही कांप जाता है और ये पिक्चर देखने के बाद तो मेघना भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसको लगने लगा कि कोई एनर्जी उससे भी चिपक गई है। कुछ दिन तक उसका बिहेवियर बदला बदला सा रहा जो सबने नोटिस भी करा। उसने गौरव को कॉल करके अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताया और हैरानी की बात ये थी कि गौरव ने कहा कि फोन पर उसकी आवाज भी अलग लग रही थी। गौरव ने मेघना को क्लींस करने की सलाह दी और ये पूरा प्रोसेस एक हफ्ते तक चला। कुछ दिन बाद टीम वापस से क्लींसिंग के लिए वहां जाती है। इस बार भी जगह के पास पहुंचते ही मेघना को बहुत सरदर्द और पैल्पिटेशंस होने लगे। उसने गौरव को मैसेज किया और गौरव ने कहा कि अगर ठीक फील नहीं हो रहा तो वहां से निकल जाए, लेकिन मेघना ने डिसाइड किया कि वो वहां रुककर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और जो भी उसके साथ घर तक आया है उसका सामना करेगी और अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढेगी। गौरव मेघना को मैसेज करता है कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। यहाँ पर अंकित ने पहले ही सिद्धार्थ को बता दिया था कि उसने घर पर पंडितों और रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स को बुलाया था और सेज से क्लींजिंग करवाई थी, जिसको आप स्मजिंग भी कहते हो। ये पॉजिटिव एनर्जीज को लाने का तरीका होता है। आईपीएस नॉर्मली ऐसी प्रैक्टिस नहीं करती थी जब तक रिक्वेस्ट न करी हो। अंकित ने यह भी बताया कि बुद्धिस्ट सिंगिंग बाउल का यूज करा गया था जो गहरी वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस करता है और माना जाता है कि इसका इफेक्ट भी सेज जैसा ही होता है। और इसी के साथ मेघना अंदर चल पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऑल्दो इन्वेस्टिगेशन क्या थी, क्या सब था, वो मेघना ने डिस्क्लोज नहीं करा है और न ही सिद्धार्थ ने आगे शायद इस डेविल के बारे में बताया। अगर आगे बताया होगा तो शायद मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन ये जो भी था ये कुछ तो अलग था। और ये जो नागपुर वाला केस था और जो एक गोट का दिखना, एक डेविल का दिखना, एक ऐसी एंटिटी का दिखना जो इनके बस के बाहर हो, ये सारी चीजें इस केस को एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बनाती है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो भी बताना और अगर आपको कोई नई वीडियोस चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज तो वो भी बताना। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।